चलो भाई ब्रेक हो गया हो, थोड़ा पढ़ लें। प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस की कहानी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की एपोप्टोसिस को लेकर के एक मिसकंसेप्शन हो सकती है जो शायद इस वीडियो से दूर हो जाए। अब क्योंकि बात हम करने वाले हैं मरने मारने की, तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ इमेजेस ऐसी आ सकती हैं जो तुम्हें परेशान भी कर दें, तो थोड़ा सा एडल्ट बिहेवियर दिखाना बहुत जरूरी है और दिल मजबूत रखना भाई। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब है कि कैसे एक सेल ने अपनी जान गंवा दी। हाँ, हालांकि जान गंवाने के लिए हम लोग दो बेसिक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। क्या दोनों टर्म एक जैसी हैं? क्या इन दो टर्म्स को हम सुसाइड या फिर मर्डर के साथ कोरिलेट कर सकते हैं? मर्डर मूवी की बात नहीं कर रहा, हालांकि वहां भी मारा मारी थी, जाने गई भी थी, कारण भी थे, बट ये वो मर्डर की स्टोरी नहीं है। मर्डर मतलब ब्लडशेड। क्या तुम इस इमेज को बोल सकते हो कि ये मर्डर है, या फिर इस इमेज को? भाई जनरली हम लोग अपने इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि लटकी हुई बॉडियों का मतलब है आत्महत्या और कटी फटी बॉडियों का मतलब है मर्डर। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं बात बैठी हुई है कि मर्डर करने के लिए कोई ना कोई आएगा, मारेगा, काटेगा, पीटेगा और निकल जाएगा। अगर कोई हमें डेड बॉडी मिलती भी है, किसी इंसान ने जान भी गंवाई है, तो क्या एग्जैक्टली उसकी आत्मा वापस आकर बताएगी हमें कि क्या हुआ था? अगर हम फंदा लगा के भी लटके थे तो फंदा किसने लगाया था? क्या जरूरी है हमेशा क्लीन डेथ का मतलब आत्महत्या ही होगी? भाई दिमाग का कुछ कह थोड़ी सकते हैं। जब कभी इंसान बहुत परेशान होता है और अपनी जान गंवाने के लिए तैयार होता है, तो वो तो ऐसे ऐसे रास्ते भी अपनाता है जो असल में बहुत ब्लड शेड से भरे होते हैं। तो इंडीड ये कहना तो गलत है कि लटकना, क्लीन डेथ सिर्फ आत्महत्या होगी और जहां ब्लड शेड होगा वहां मर्डर होगा। अब आपने भी तो कई मर्डर मिस्ट्रीज देखी होंगी जहां आत्महत्या का रूप दिया गया था मर्डर करके। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में ये बातें कॉमनली देखने को मिलती हैं। व्हाट अबाउट एनिमल्स? चलो एक शेर की कहानी सुनते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि शेर मरना कब चाहता है। मान लीजिए एक अच्छा खासा शेर है, सुबह सुबह नाश्ता कलेक्ट करने के लिए बाहर निकला, एक जानवर सामने भी आया बट वो उसे मार नहीं पाया, हताश हो गया, थक गया। भाई घर वापस जाना है, जवाब भी देना पड़ेगा अपनी बीवी को कि यार मैं खाना क्यों लेके नहीं आया। अब उसे डर भी होगा अपनी बीवी का, तो वो बहुत डरेगा। उसके मन में बड़े तरह के ख्याल आएंगे, मैं घर वापस कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, पता नहीं शेरनी मेरा क्या करेगी, इससे बड़े तो मैं आत्महत्या कर लूं। कभी सुना है ऐसा? भाई शेरनियां नो डाउट शेर को पीटती भी हैं, बट क्या वो हमेशा इसलिए पीटते हैं कि तुम खाना लेके क्यों नहीं आए, या कोई और इस तरह के इश्यूज? हमारे जो पारिवारिक कलह होते हैं, यार जानवर आत्महत्या नहीं करा करते। हाँ, हत्याएं वहां होती हैं नो डाउट, आपस में लड़ाइयां भी होती हैं। भाई टेरिटरी की लड़ाइयां जानवरों के अंदर कॉमन है। ये जो आत्महत्या और अपनी जान गंवाने की एबिलिटी वाली कहानी है, इसमें हम ही महारथी हैं, ह्यूमंस। और ऐसा नहीं कि हमारी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। असल में हम पूरा समाज, हमारा रूपरेखा और हमारा जो ये जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा, ये है जो कभी कभी नुकसान करता है। चलिए ह्यूमन की स्टोरी भी देख लेते हैं। भाई जहां पढ़ने की बात करें, क्लासरूम की बात करें, तो कोई ज्यादा उत्साह नहीं मिलता हमें। हाँ, हमें पता है कि इस टीनेज वाली लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत सारे हैं, बट जैसे ही पढ़ाई की बात आती है तो अचानक से एंजॉयमेंट गायब हो जाते हैं और हम लोग अपने डल लाइफ में आ जाते हैं। बट फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट करते हैं। पढ़ने पढ़ाने में मन नहीं है उनका, मस्ती मारना चाहते हैं। फेल हो भी गए ना तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा बच्चा फेल हो भी जाए तो उसे कोई लोड नहीं है इस बात का। फेल होने के बाद भी अच्छी खासी आइसक्रीम खाते मस्ती मार सकता है वो। लेकिन फिर क्या होगा? पड़ोसी आएंगे, बोलेंगे अरे तू फेल हो गया, शर्म नहीं आई तुझे भी? तेरे माँ बाप ने तेरे लिए इतनी मेहनत करी है। और तो जब अपने घर पहुंचा अपनी माँ के पास, अपने पिताजी के पास, तो उन्होंने भी बजाय उसको पुचकारने के या समझने के उसी कंडीशन को, डांटना पीटना शुरू कर देंगे। क्या कमी की थी हमने तुझे पालने में, कितने पैसे खर्च कर, बदले में तूने हमें क्या दिया? फेल। हम कैसे मुंह दिखाएं कि हमारा बच्चा फेल हो गया? यार जिस बंदे को जीने की इच्छा थी, जो जीना चाहता था, उसे हमने कह कह के परेशान कर दिया। हमने उसे यकीन दिला दिया कि भाई तेरा होना बेकार है, तू तो वोट्स केस है। और अल्टीमेटली जब वोट्स केस होगा तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे उससे? गया वो तो। अब कैलकुलेशन सिंपल सी है। क्या उसने अपनी जान खुद गवाई जिससे आपने आत्महत्या कहा था? बेशक उसने अपने पैर बढ़ाए थे मरने के लिए, लेकिन उन पैरों को चलाने के लिए, दिमाग में विचार लाने के लिए कि उसे मरना है, यह डिसाइड तो बाहर से हुआ था ना। एपोप्टोसिस को हम लोग आत्महत्या के रूप में बहुत बार जानते हैं और हम लोग उसे बचपन से रटते हुए भी आ रहे हैं कि भाई ये तो सुसाइड है, एपोप्टोसिस, सेल की सुसाइड। बट रियलिटी में तो ह्यूमन भी जो सुसाइड करते हैं वो भी खुद अपने आप थोड़ी करते हैं, लोग करवाते हैं उनसे सुसाइड। कोई भी इंसान कुछ भी गलत कर ले, अगर उसे ये यकीन हो कि मेरा समाज मुझे कुछ गलत नहीं करेगा,
मुझे कोई ताना नहीं मारेगा, तो भला वो क्यों करेगा सुसाइड? कहीं ना कहीं गलतियां हम लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए सिस्टम में भी है। हम सपोर्ट नहीं देते, हाँ क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि एक साफ सुथरी डेड बॉडी जो रस्सी पर टंगी हुई है, ह्यूमन की भाषा में भी बात करूं तो केवल सुसाइड ही होगी। कितनी सारी मर्डर मिस्ट्रीज में हमने देखा है कि वो सुसाइड नहीं थी, वो मर्डर था। किसी ने जानबूझ करके उसे ऐसा रूप दिया कि वो मरा हुआ दिखाई दे हमें, जैसे उसने अपने आप आत्महत्या की है। तो अपोप्टोसिस को और नेक्रोसिस को समझने के लिए हमें याद करना पड़ेगा उनके बेसिक डिफरेंस को। आज के बाद जब भी कभी आपसे कहा जाए कि अपोप्टोसिस क्या है, तो याद रखिए एक ऐसी सेल जो मर करके बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, बिना एक बूंद भी खून टपका। और यहां खून है साइटोप्लाज्म, और उसके बाद मैक्रोफेज आए और साफ करके। सब काम इस तरीके से हुआ कि किसी को कानो खान मालूम भी नहीं पड़ा कि यहां कोई सेल थी। यहां तक कि उन सेल्स की बगल वाली सेल्स को मालूम नहीं पड़ा कि बीच में से कोई सेल मार दी गई है। क्लीन डेथ। हाँ, अब नो डाउट क्लीन डेथ उसने अपने आप ली हो आत्महत्या करके, या फिर किसी ने आकर के उसे मारा हो। दोनों ही फैक्टर्स यहां इन्वॉल्व होंगे। मर्डर भी हो सकता है और सुसाइड भी। आगे तुम ही बताओगे मुझे जब मैं तुम्हें प्रोसेस समझाऊंगा कि भाई मर्डर कौन सा है और सुसाइड कौन सी है। अगर ये सेल यहां फट जाए और इस तरह फट जाए कि इसके अंदर का भरा हुआ साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाए, इसके आसपास की सेल्स के पास भी। कभी सोच के देखो यार, अभी हम लोगों ने एक सीन देखा, ये ब्लड शेड वाला। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रियलिटी में अगर ये सीन दिख जाए तो वो कंफर्टेबल होंगे इसमें। बहुत लोग तो उल्टियां मार पड़ेंगे। ज्यादा देर नहीं दिखा रहा मैं तुम्हें, बात कर लेते हैं इस बारे में। हम जानते हैं कि हमें खून देखने की आदत नहीं है, और खून देख करके हम विचलित हो जाते हैं। जबकि मत बोलो ये खून आप ही के शरीर में है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। जब भी साइटोप्लाज्म के छींटे या उसके पार्टिकल्स बाहर निकल के आते हैं, तो सेल के सरफेस पर लगे हुए मॉलिक्यूल्स या रिसेप्टर्स पहचान लेते हैं उनको। और जो ये सेल फटने की रिएक्शन थी, ये रिएक्शन बगल वाली सेल के अंदर भी होना शुरू हो जाती है, और फिर उसकी बगल वाली सेल्स में, एंड इस तरीके से सीरीज शुरू हो जाती है। नेक्रोसिस में अकेली सेल नहीं मरती, उसके आसपास की सेल भी मरती है। इसलिए इंजरीज के दौरान या जब भी कभी इम्यूनोलॉजिकल तरीके से सेल की नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, तो आप पाओगे कि ये सिंगल सेल नहीं है, वहां के आसपास के टिश्यू में भी डैमेज हुआ है। इन्फ्लेमेशन में आमतौर पर नेक्रोसिस ही होता है। तो जब हम बात करेंगे अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की, एक तरफ है क्लीन डेथ, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, बेशक काट पीट के की गई हो, और एक तरफ भयानक खून खराबा, और उसी खून खराबे की चपेट में आकर के आसपास की और सेल की भी डेथ। यहां हम फोकस करने वाले हैं अपोप्टोसिस को। अब क्योंकि अपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमारी उंगलियों के बीच की जो खाल है बचपन में थी, जब हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेज में थी, शुरुआत से हमारी उंगलियां बिल्कुल क्लियरली क्रिएट नहीं हुई। जब डिजिट्स बनी थी तो बीच में कुछ ऐसी भी टिश्यूज थे जो जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे उनके अंदर टिश्यूज में अपोप्टोसिस होती गई। तो सही मायने में आपकी बॉडी जो कि गोल बॉल से निकाल के बनाई गई है, उसको तराशने का जिम्मा अपोप्टोसिस का था। आप अपनी बॉडी में जहां जहां कर्व्स देखते हो, अपेंडिसेस देखते हो निकले हुए, कुछ जगह पर आपकी बॉडी के होल्स भी, आपका आर्किटेक्चर, इसको तराशने के लिए जो कलाकार था वो अपोप्टोसिस था, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के दौरान काफी सारी सेल्स मार्क हुई और वो मर गई। ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद में यह अपोप्टोसिस देखने को नहीं मिलती। क्लोनल सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन, पॉजिटिव सिलेक्शन, इम्यूनोलॉजी के अंदर हर रोज हमारे इंटेस्टाइन सेल्स का मर जाना, वापस पैदा हो जाना, हमारी बहुत सारी WBCs की कहानी मैच्योर होने के बाद। मतलब ये कह लो कि आपकी पूरी बॉडी में सेल्स का होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए, आपके ऑर्गन्स की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए अपोप्टोसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। समझते हैं कि अपोप्टोसिस होती कैसे। अपोप्टोसिस को होने के कम से कम 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता है बाहर से। हमारे WBC में एक सेल पाई जाती है TZ, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये सेल बड़ी कमाल की हैं। जिन सेल्स को पहचान ले कि उन सेल्स को मारना है, तो उन्हें डायरेक्ट खून खराबे के साथ मार सकती है, मतलब नेक्रोसिस करके। नेक्रोसिस करने के लिए आमतौर पर ये ग्रेंजाइम टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, जो सामने वाली सेल्स के मेम्ब्रेन में छेद कर देते हैं। या फिर ये साफ सुथरी डेथ भी कॉज कर सकती हैं अपने फास्ट लाइगेंड की हेल्प से। देखिए, जिन सेल्स को मरना हो, मतलब जिन सेल्स के पास कुछ ऐसा हो गया हो कि अब उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, उन सेल के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फास्ट रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के साइटोप्लाज्मिक पार्ट पर कुछ प्रोटीन आके बाइंड करते हैं, जिन्हें हम FADD कहते हैं। असल में ये अडाप्टर्स मॉलिक्यूल हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो फास्ट रिसेप्टर का इंटरेक्शन कराएंगे प्रोकास्पेस के साथ।
प्रोकास्पेज ऐसे एंजाइम होते हैं, पहली बात तो उनका नाम कास्पेज इसलिए है क्योंकि ये प्रोटीएज एंजाइम है। इनकी एक्टिव साइट पर एक सिस्टीन पाया जाता है और ये दूसरे प्रोटीन को कट कर सकते हैं उनके एस्पार्टिक एसिड को पहचान करके, इसलिए इनका नाम है कास्पेज। जब ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो उन्हें प्रोकास्पेज कहते हैं। ऐसे कुछ प्रोकास्पेज इन एफएडीडी की हेल्प से अपने इनएक्टिव फॉर्म में एक दूसरे के पास पास आते हैं। ये प्रोटीएज हैं, अपने इनएक्टिव फॉर्म में भी काम कर सकते हैं और इस इंटरेक्शन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बना है जिसे हम लोग डिस्क कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इनएक्टिव कास्पेज बहुत पास पास आ चुके हैं और ये कास्पेज एक दूसरे पर असर दिखाना शुरू कर देते हैं। बेशक ये इनएक्टिव थे लेकिन टोटली डम्ब नहीं थे। बहुत पास आने पर एक्टिव होकर के इनकी एक्टिव फॉर्म कट के बाहर निकल जाएगी। ये जाकर के दूसरे कास्पेज को एक्टिवेट करेगी। जो कास्पेज शुरुआत में एक्टिव हुए थे इनको हम लोग इनिशिएटर बोलते हैं कि भाई जिन्होंने सारी कहानी को शुरू किया, इनिशिएटर कास्पेज। जिन कास्पेज को इनिशिएटर कास्पेज एक्टिवेट करेंगे उन्हें हम इफेक्टर कहते हैं। और इफेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यही वो कास्पेज हैं जो अल्टीमेटली सेल को डेथ की तरफ लेके जाएंगे। साइटोस्केलेटल सिस्टम उसको तोड़ना शुरू कर देंगे। आईकैड नाम का एक इनहिबिटर होता है जो कि कैड एंडोन्यूक्लियस को न्यूक्लियस में जाने नहीं देता, उसको तोड़ देंगे। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के पास जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और डीएनए के टुकड़े कर देगा। और इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे एंजाइम एक्टिवेट होंगे या डिग्रेड होंगे जो सेल की इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है। इन्हीं सब एक्शन की वजह से अल्टीमेटली सेल टुकड़ों में बढ़ जाएगी और उन टुकड़ों को मैक्रोफेज आके खा जाएंगे, मतलब एपोप्टोसिस। इनिशिएटर कास्पेज के रूप में हम लोग 2, 8, 9, 10 को जानते हैं, जिनमें से इस वाली कहानी के अंदर 8 है जो इन्वॉल्व होगा। जबकि इफेक्टर कास्पेज के रूप में हम लोग जानते हैं 3, 6, 7 को, जो कि आमतौर पर अक्सर इस्तेमाल होते रहते हैं। कास्पेज 8 एकमात्र कास्पेज 3 को एक्टिवेट करेगा ऐसा नहीं है। कास्पेज 8 का एक टारगेट BID नाम का एक प्रोटीन भी है और ये BID नाम का प्रोटीन डिग्रेड होकर के टी-बिट बनता है जो कि एक BCL2 नाम के प्रोटीन को इनहिबिट करता है। इस प्रोटीन का रोल अभी समझ में आएगा, बट ये एपोप्टोसिस की एक डायरेक्शन और क्रिएट करेगा। इस पाथवे को जहां दूसरी सेल्स आकर के मरने वाली सेल को बताती हैं कि एपोप्टोसिस शुरू करो, इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। बताओ मर्डर है या सुसाइड? सोचते रहो। अब कहानी का दूसरा भाग देखते हैं। यहां पर डेथ बाहर से नहीं है, डेथ सेल के अंदर से। जब सेल हंसी खुशी जी रही होती है तो उसका मतलब उसको जीने के लिए मैसेज आते रहते हैं, माइटोजेंस, सर्वाइवल फैक्टर्स, और इनके द्वारा चलने वाले डिफरेंट पाथवेज के द्वारा एक बैड नाम का प्रोटीन है, इसके ऊपर फॉस्फेट लग जाता है। ये बैड या रियली में बैड है, बट फॉस्फेट लग गए। ये कहानी का एक एंगल है। यहीं पर एक प्रोटीन पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर। इस प्रोटीन का नाम है BCL2। ये जिंदगी का प्रतीक है और इस प्रोटीन का काम केवल एकमात्र जो है वो है सेल को मरने ना देना। अपना काम ये खास तरह के प्रोटीन को ब्लॉक करके करता है। वो प्रोटीन जिन्हें हम लोग बैक्स या फिर बैक के नाम से जानते हैं, इन्हें काम करने देता, और जब तक ये काम नहीं करेंगे सेल अच्छी भली जिंदगी जीती रहेगी। बट फिर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सर्वाइवल सिग्नल्स अवेलेबल नहीं है, तो बैड प्रोटीन को काम करने से रोकने वाली कोई सिग्नलिंग पाथवे है नहीं। वो जाएगी और जाके बाइंड करेगी BCL2 प्रोटीन से कि वो अपना काम ना कर सके, और उनका काम था बैक्स और बैक को रोकना। अब जब वो काम नहीं करेंगे तो भाई बैक्स और बैक मिल करके माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में चैनल क्रिएट करेंगे। एक ऐसा चैनल जो कैल्शियम आयन को तो अंदर भेजेगा और बदले में साइटोक्रोम C बाहर आ जाएगा। साइटोक्रोम C कभी साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मिलने वाला मॉलिक्यूल है। साइटोक्रोम C के बाहर आते ही कुछ खास तरह के प्रोटीन इससे बाइंड करेंगे। इन प्रोटीन्स का नाम है FF1। FF1 और साइटोक्रोम्स ये जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स को पहचान करके कुछ और इनिशिएटर प्रोकास्पेज अपना काम शुरू करेंगे। इस कहानी में जो प्रोकास्पेज आने वाले हैं ये है कास्पेज 9। कास्पेज 9 एक्टिव होंगे और इस पूरी असेंबली को अब हम लोग एपोप्टोसोम के रूप में जानेंगे। इनएक्टिव कास्पेज 3 आएंगे और इस प्रोसेस के द्वारा वो एक्टिव हो जाएंगे। कास्पेज 3 एक्टिव होते ही अब वो सारे इवेंट शुरू करेंगे
जो डीएनए को डैमेज करेंगे, साइटोस्केलेटन को तोड़ेंगे, सेल को टुकड़े में बांटेंगे और लग गई सेल की लंका। अब आप कह सकते हो कि दो तरह की पाथवे हैं अपोप्टोसिस करने के लिए। एक टी सेल के सरफेस पर फास्ट लाइगेंड से शुरू हुई फास्ट रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन, एफएडीडी अडेप्टर की हेल्प से प्रोकास्पेज 8 को इकट्ठा करना, डिस्क नाम का कॉम्प्लेक्स तैयार करना, इससे कास्पेज 3, 6, 7 एक्टिवेट होना, इनसे डीएनए डैमेज कैड वाली कहानी के द्वारा, साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन और साइटोक्रोम सी का रिलीज करवाना टी बिड के द्वारा। इस पाथवे को हम लोग बोलेंगे ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे। जबकि दूसरी पाथवे में बैड नाम का प्रोटीन BCL2 को ब्लॉक करेगा, बैक और बैक्स साइटोक्रोम सी को बाहर निकलवाएंगे, ये FF1 के साथ बाइंड करेगा और ये दोनों प्लस कास्पेज 9 मिलकर के एपोप्टोसोम बनाएंगे और ये एपोप्टोसोम कास्पेज 3 को एक्टिवेट करेगा जो एपोप्टोसिस कराएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी इंट्रिंसिक पाथवे है जहां सेल ने अपने अंदर से सिग्नल को पैदा किया। आमतौर पर जब भी कभी एपोप्टोसिस होता है तो ये दोनों ही पाथवे चल जाते हैं, शुरुआत कहीं से भी हो। जहां तुम अंदर वाले विचार को बोल सकते हो कि सेल ने खुद डिसाइड किया, लाइक द सुसाइड, नो डाउट मैसेजिंग बाहर से भी था वहां पर। तो जहां सेल को मारा गया है टी सेल के द्वारा, ये है मर्डर। हाँ, टी सेल चाहे तो क्लीन तरीके से मार दें एपोप्टोसिस के द्वारा, या फिर टी सेल ग्रैंजाइम छोड़ करके सेल की वाट भी लगा सकती है। अब इस सारी स्टोरी में कुछ खास तरह के फैमिली है प्रोटीन्स की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। BCL2 फैमिली प्रोटीन, असल में ये प्रोटीन वो है जिनमें कुछ खास तरह के डोमेन पाए जाते हैं। इनको हम लोग असल में BH डोमेन्स कहते हैं, 1, 2, 3, 4, जिनमें ये चारों डोमेन अवेलेबल हैं। इसे हम लोग BH 1, 2, 3, 4 फैमिली बोलते हैं और BCL2 जो प्रोटीन था वो इसी फैमिली में आता है। इस पहली वाली कहानी के अंदर क्योंकि अपोप्टोसिस को रोकने के लिए है तो ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। जितने भी प्रोटीन अपोप्टोसिस को ब्लॉक करेंगे आप उन्हें एंटी अपोप्टोटिक कहोगे। इसी फैमिली में एक मेंबर और भी है जिसमें केवल BH 1, 2, 3 डोमेन पाए जाते हैं। बैक और बॉक प्रोटीन है और ये सब के सब केवल सेल को मारना चाहते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग प्रो अपोप्टोटिक। इसके अलावा एक फैमिली और भी होती है जिसके अंदर केवल एक ही डोमेन है BH 3 वाला, और इसके प्रोटीन बिम, प्यूमा, नॉक्सा, बिक, बैड वो था इसकी हम बात कर रहे थे, और बिड। ये सब के सब प्रोटीन क्योंकि सेल को मारना चाहते हैं इसलिए ये भी प्रो अपोप्टोटिक कैटेगरी में आते हैं। हाँ भाई, सेल हमेशा मरना नहीं चाहती। कई बार सेल चाहती है कि वो ना मरे, तो उसके लिए उसके पास प्लान बी भी है जिन्हें हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस। बिर नाम का जो प्रोटीन है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसका काम होता है कि कास्पेसिस को काम करने ना दो। कई बार वायरस इन्फेक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और हमारा इम्यून सिस्टम ये कहता है कि जिस सेल के अंदर वायरस घुस जाए उस सेल को मार दो। तो वायरस के इन्फेक्शन के साथ ही आमतौर पर यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कुछ वायरस बड़े स्मार्ट हैं, खासतौर से जो हमें कैंसर करते हैं, वाइट कोज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वो इस तरह IAP बनाना जानते हैं, जैसे कि E6 नाम का प्रोटीन मिलता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अंदर और एक E7। ये दोनों प्रोटीन हमारे IAP की तरह ही हैं और ये जैसे ही कभी वायरस हमारी सेल में घुसता है तो सेल आत्महत्या ना कर ले, उसे रोकने के लिए प्रोटीन बनते हैं और इसी के बनने की वजह से सेल कैंसर हो जाती है। कैंसर की कहानी में ये सारी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीन्स सेल को मारने काम कर रही हैं, मतलब प्रो अपोप्टोटिक, अगर ये काम ना करे तो कैंसर हो जाएगा। सिमिलरली जो जीन्स सेल को मरने नहीं देती, जैसे कि BCL2, अगर ये ओवर एक्सप्रेस करे तो कैंसर हो जाएगा। चलते चलते एक इंटरेस्टिंग चीज और भी देखो। देखिए, अल्ट्रावायलेट लाइट डीएनए को डैमेज करता है। डीएनए के डैमेज से एक काइनेज एक्टिवेट होता है, इसका नाम है ATM/R। अब इस काइनेज से अल्टीमेटली P53 एक्टिवेट हुआ। P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये भाग के गया न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में जाकर के उसने उन जीन्स को एक्टिवेट किया जिन जीन से और प्रोटीन बनेंगे, जैसे कि P21, P16, और इन प्रोटीन से जहां एक तरफ सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है तो दूसरी तरफ सेल की डेथ भी होती है। इंडिड जो BCL2 फैमिली वाले प्रोटीन्स हैं उनके बहुत सारे जीन्स P53 के रेगुलेशन में होती हैं। ये इस बात का भी एक क्लू था कि कैसे असल में
सेल साइकिल एंड अपोप्टोसिस कोरिलेट करते हैं। क्यों डीएनए डैमेज होने पर सेल मर जाती है, चाहे मेथड कोई भी हो। अपोप्टोसिस के इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से तमाम तरह के ऑर्गेनिज्म में हमने डेथ होते हुए देखी है। हमें ये नहीं पता कि सभी तरीके कैसे हैं डेथ होने के। हम बहुत कुछ जानने के कगार पर हैं, बहुत कुछ जानते जाने लगातार, हमें सब कुछ नहीं पता। बट फ्लावर्स की विल्टिंग, प्लांट्स में सेनेसेंस, ये सब भी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के ही एग्जाम्पल हैं। कभी अपोप्टोसिस को केवल अपोप्टोसिस के रूप में मत पढ़ो, समझो कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एक एग्जाम्पल है। इसकी पाथवे में इस्तेमाल होने वाले मेंबर्स, उनका आपस में इंटरेक्शन, सेल साइकिल के साथ रिलेशन और कैंसर का रिलेशन। क्योंकि जब एग्जाम में इंफॉर्मेशन आती है तो कई बार खिचड़ी पका के आती है। सभी तरह के इंफॉर्मेशन को मिलाकर के एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया गया और फिर वहां आपको एनालाइज करने की एबिलिटी आनी चाहिए। iFly में ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग समराइज करते हैं, चीजों को समझते हैं, नक्शे क्रिएट करते हैं। क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आपके घर से होती हैं, जब आप करना चाहो तब कर सकते हो। इन क्लासेस के द्वारा आप नेट, गेट, ARS, ICMR, DBT सेलेक्ट जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, तो फिर MSc एंट्रेंस के लिए भी कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, और फिलहाल तो लगे रहो, जम के मेहनत करो, एग्जाम तुम्हारा ही है। बाय बाय।